ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शादी की पहली रात ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और ये मेरी पहली रात थी। हर दुल्हन की तरह मैं भी सुहाग की सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने माँ पापा को कहा था कि मेरी शादी बहुत ही सादगी से करें। सादगी से शादी करने पर खर्च दोनों तरफ से ही बचा था, तो मेरे ससुराल वालों को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। वो भी खुश ही थे। मेरे ससुराल वालों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मैंने अपनी शादी सादगी से क्यों करवाई है। अपनी सुहाग की सेज पर मैं अपना मुंह घूंघट से ढके बैठी थी। तभी मेरे पति, जिनका नाम नीरज है, वो मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा घूंघट बड़े ही प्यार से उठाया, लेकिन उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। उल्टा वो तो मुझसे ये पूछने लगे कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो कहने लगी कि तुम्हारे तो चेहरे की पूरी रंगत ही उड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द था उस रात, पर ये दर्द वो नहीं था जो दर्द आप समझ रहे हैं, और उसी दर्द के कारण मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे पति मुझसे बार बार मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे और मैंने उन्हें यही कहा कि थकान की वजह से ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा ही लग रहा होगा। आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में कितनी थकान हो जाती है। तभी दरवाजा बजा। कोई दरवाजे पर था। घर का एक नौकर दूध का ग्लास लेकर आया था। मेरे पति ने उसके हाथ से दूध ले लिया और आकर वापस मेरे पास बैठ गए। अब अगला काम मेरा था। दूध का ग्लास टेबल पर रखने के बाद वो वॉशरूम में चले गए। यही मेरे पास सबसे अच्छा मौका था। मैंने उस दूध के ग्लास में नींद की कुछ गोलियां डाल दी। ये गोलियां मैं पहले ही अपने घर से लेकर आई थी। जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आए तो दूध का ग्लास मैंने अपने हाथों से ही उन्हें दे दिया था। बहुत ही आराम से उन्होंने दूध पिया और पीने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे पति को बहुत गहरी नींद आ गई और वो आराम से सो गए। यही तो मैं चाहती थी। मेरा काम तो हो ही गया था। अब अगला कदम मेरा ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि मेरे पूरे शरीर का दर्द बढ़ता जा रहा था। जिस समय मेरी शादी हुई थी वो मौसम सर्दियों का था। बिल्कुल सन्नाटा था बाहर। सब अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि आज की आई हुई दुल्हन आधी रात को बाहर कहाँ जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है। मैं हमेशा से ही गांव में रही हूँ और वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म की। मैं अपने गांव की बहुत ही अच्छी लड़की थी। पूरे गांव के लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। मेरे खुद के खानदान के लोग ये कहते थे कि कीर्ति जैसी दूसरी कोई लड़की हमारे खानदान में नहीं। बहुत ही सिंपल थी मैं। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी तारीफ नहीं करता। इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा को मुझ पर बहुत गर्व था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं कॉलेज गई, पर कॉलेज गांव में नहीं था, गांव से थोड़ा सा दूर था। कॉलेज में ही मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बन गई थी। वो और मैं, हम दोनों ने साथ में ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हम हमेशा साथ में ही रहते थे, साथ में खाना खाना, आना जाना, सब साथ में। अब कुछ ही दिन बचे थे मेरे कॉलेज बंद होने में। मेरी दोस्त का नाम निधि था। निधि मुझे कहने लगी कि अब तो हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी मिल पाएंगे। इससे पहले हम अलग हों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि बताओ, क्या बताना है। उसने कहा कि तुम्हें याद है एक बार जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो वहां पर मेरा कजिन मिला था। उसने जब से तुमको देखा है वो तुमसे प्यार करने लगा है। कब से मेरे पीछे पड़ा है और मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रहा है। निधि की बात सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसके ताऊ का बेटा, जिसका नाम अंकित था, उसे मैंने भी सिर्फ एक ही बार देखा था, पर वो हैंडसम बहुत था। पर मैंने कभी भी किसी लड़के से ज्यादा बातचीत नहीं की थी, तो मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। निधि की बातें सुनकर मैं चुपचाप यही सब सोच रही थी। इससे पहले कि मैं उसको कुछ बोलती, निधि मुझे कहने लगी कि देखो, तुमने जो भी जवाब देना है अच्छे से सोचने के बाद ही देना, क्योंकि अंकित तो ऐसा लड़का है जिसके पीछे कई लड़कियां पड़ी हैं, लेकिन वो कभी उन्हें मुंह नहीं लगाता। वो ऐसा लड़का ही नहीं है जो लड़कियों के पीछे पीछे भागे, लेकिन ना जाने क्यों उसे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया और वो तुम्हारे से बात करना चाहता है। अगर तुम्हारे खुद के घर वाले भी ऐसा लड़का ढूंढेंगे तब भी वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने निधि को कहा कि मैं सोचकर बताती हूँ। 2-4 दिन सोचने के बाद मैंने निधि को कहा कि वो मेरा नंबर उसे दे दे। आज रात को ही उसका कॉल आया। अंकित से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पहला लड़का था जिससे मैं बात कर रही थी। घबराहट तो थी ही बहुत ज्यादा, लेकिन वो इतनी अच्छी बातें करता था कि धीरे धीरे मैं उसके साथ सहज हो गई। मुझे भी उससे प्यार हो गया था।
अपने घर में सबसे छुपाकर मैं उससे बातें किया करती थी। ज्यादातर समय जब मुझे उससे बात करनी होती थी तो मैं छत पर चली जाया करती थी। मेरे घर में किसी को भी इस बारे में अब तक पता नहीं था। पूरे गांव की नजर में तो मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो हमेशा इन सब चीजों से दूर रहती थी। पर मुझे यही लगता था कि प्यार करना गलत थोड़ी है। मैं तो उसे वैसे भी सच्चा प्यार करती हूँ और हम शादी भी करेंगे, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। काफी समय हो गया था मेरा अंकित से बात करते हुए। एक दिन अंकित ने मुझे कहा कि वो मुझसे बाहर मिलना चाहता है। उस दिन तो मैंने उसकी बात को टाल दिया था। मैं चाहती थी कि जब तक हमारी शादी तय नहीं हो जाती तब तक हम दोनों एक दूसरे से ना मिलें। तो अच्छा है, मैंने अंकित से भी इस बारे में बात की थी। तो अंकित ने मुझे कहा कि उसके मम्मी पापा लंदन में हैं और वहां से यहाँ आने में उन्हें भी समय है। वो जैसे ही वहां से इधर आएंगे वो अपने घर में शादी की बात करेगा और उसके मम्मी पापा मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से भी बात कर लेंगे। लेकिन तब तक हम दूर तो नहीं रह सकते ना जाने क्यों मैं भी उसकी बातों में सहमति दिखा दी थी। कॉलेज तो मेरा पूरा हो गया था तो मेरे घर में भी मम्मी पापा शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन मम्मी ने कहा कि पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है और सोच रहे हैं कि उससे बात आगे बढ़ाएं। मैंने माँ को उस समय कह दिया था कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ समय दो। मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे थे जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था, तो आज वो मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे कर देते। मम्मी ने कहा कि बेटा जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये सब तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं अंकित से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मुझे बस ये इस बात को टालना था। अंकित से बातचीत होते हुए काफी समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी उसके मम्मी पापा वहां से वापस नहीं आए थे। पर बिना शादी के मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। अब देरी तो अंकित की तरफ से ही हो रही थी। एक दिन अंकित ने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि अगर बिन शादी तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो हम एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं, तब तो हम पति पत्नी हो जाएंगे ना। और उसके बाद जब मम्मी पापा वहां से वापस आ जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से शादी कर लेंगे। मैं अंकित के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसकी हर बात सही ही लगती थी। कभी उसकी किसी बात के बारे में मैंने कुछ गलत सोचा ही नहीं। मैंने अंकित से कुछ दिनों का समय मांगा सोचने के लिए और उसके बाद मैंने मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। उसके साथ जीवन बिताने का फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उससे बाहर मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने अपने घर में कहा कि मैं निधि से मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं निधि के घर ना जाकर अपने गांव से दूर एक मंदिर में चली गई। वहां पर अंकित, मेरी सहेली निधि और अंकित के कुछ दोस्त पहले से ही थे। मैं कितनी पागल थी ना, अपने मम्मी पापा को धोखा देकर मैं शादी करने जा रही थी। मेरी दोस्त ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था और मम्मी पापा को धोखा देते हुए मैंने उस मंदिर में अंकित के साथ शादी कर ली। उस दिन अंकित के साथ शादी करके मैं बहुत खुश थी। मेरे पांव तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वहां से निकलते हुए मैंने अपना सिंदूर छुपाया और चुन्नी से अपना मंगलसूत्र भी ढक लिया। अंकित ने मुझे कहा कि कुछ देर रुक जाओ, लेकिन मैंने अंकित को वादा किया कि अब तो हम पति पत्नी हैं, तो मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन आज मुझे जाने दो, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और मैं अपने घर आ गई। उस दिन मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि वो खुशी मेरे चेहरे से झलक रही थी। बहुत हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती हुई मैं घर में आई। माँ ने मुझसे कहा कि क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा खुश हो। मैंने कहा बस ऐसे ही, आज अच्छा सा लग रहा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कभी कभी मम्मी पापा को धोखा देने की बात मेरे मन में खटकती जरूर थी, पर मैं अंकित से इतना ज्यादा प्यार करती थी और उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे इन सब बातों से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। हमेशा अपने मन को ये कहकर समझा लेती थी कि प्यार तो मैं उसी से करती हूँ, शादी तो मुझे करनी ही थी, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं शादी कर चुकी हूँ। आज भी आपको बताते हुए इतना अजीब लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। अंकित को भी मैं अपना पति मानती थी। उसकी पसंद नापसंद, उसकी खुशी उसका दुख, हर चीज का ध्यान रखती थी। अंकित ने मुझे एक दिन मिलने के लिए अपने घर बुलाया और मैं चली भी गई, ये सोचकर कि अब तो मैं वैसे भी उसकी पत्नी हूँ, उससे मिलने में कोई बुराई नहीं है। उस दिन जब मैं अंकित के घर पहुंची तो अंकित ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच अब कोई दूरी ना हो, हमें एक दूसरे में खो जाना चाहिए। मैंने उसको कहा कि हमारी शादी बेशक हो गई है, लेकिन समाज की नजरों में और हमारे पेरेंट्स की नजरों में हमारी शादी आज भी नहीं हुई है, तो इस तरीके से हमारा यूं मिलना ठीक नहीं है। पर वो यही कह रहा था कि अब से तुम मेरी पत्नी हो और अपने पति के साथ एक होने में कोई बुराई नहीं है।
मैं भी ना जाने कैसे उसकी बातों में आ गई थी और उस दिन उसके और मेरे बीच में किसी तरीके की कोई दूरी नहीं रही। लगभग 2-3 घंटे गुजर गए थे कि मुझे याद आया कि मुझे बहुत लेट हो गया है। अचानक से उठी और अपने कपड़े पहने। अंकित मुझे बार बार रुकने के लिए कह रहा था। मैंने उसे कहा कि अब तो मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी और उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। उस दिन जो मेरी झिझक अंकित के साथ टूट गई थी वो दोबारा मुझे कभी नहीं हुई। मैं अक्सर अपने घर में बहाना बनाकर अंकित से मिलती थी और हर बार उसके और मेरे बीच में कोई दूरी नहीं रहती थी। काफी समय ऐसे ही निकल चुका था। एक दिन मैं खाना खा रही थी कि मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से ये सब क्या हो गया था। मैंने यहाँ वहां देखा तो उस समय मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने एक चैन की सांस ली कि अगर माँ होती तो अभी मुझसे 10 सवाल करने लग जाती। लेकिन उस दिन के बाद से हर रोज ही मुझे अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग बदलाव महसूस हो रहे थे। मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे। जब मैंने टेस्ट किया तो मेरे होश उड़ गए। मैं प्रेग्नेंट थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। माँ ने मुझसे पूछा भी था कि तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है। मैंने कहा माँ आजकल मैं अलग अलग तरीके के फेस पैक लगाती हूँ, हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तुरंत उठकर अंकित को कॉल किया पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने उसी घबराहट में उसके बाद निधि को फोन किया तो निधि का नंबर लग ही नहीं रहा था। मैं उस दिन इतनी बेचैन थी कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं फटाफट उठी और निधि के घर चली गई। जब निधि के घर गई तो पता चला कि उसकी तो शादी हो गई है और वो दुबई में अपने पति के साथ सेटल है। ये बात पता चलते ही मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी ना, तो उसने मुझे आज तक अपनी शादी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया था। पर खैर ये उसका निर्णय था। अब मैंने सोचा कि मैं एक बार अंकित के घर ही चली जाती हूँ। जब मैं अंकित के घर गई तो वहां पर लॉक लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके घर के आसपास ही मुझे एक आदमी दिखा। मैंने उससे अंकित के बारे में पूछा। उसने सामने से मुझे जो जवाब दिया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो हफ्ते भर पहले ही लंदन शिफ्ट हो चुका है, अपने मम्मी पापा के पास। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आसपास जब और ज्यादा उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो तो एक बहुत आवारा किस्म का लड़का था। उसके रूम पर हर रोज कोई ना कोई लड़की आती रहती थी। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने मेरे साथ एक खिलवाड़ किया था। उसने मेरी इज्जत से खेला और मुझे छोड़कर चला गया। मेरा दिमाग बंद हो चुका था। कुछ देर बाहर ही बैठकर मैं बहुत रोई और उसके बाद अपने घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों रो रही हो, बहुत परेशान भी दिख रही हो, तबीयत तो ठीक है। मैंने उन्हें कहा हाँ माँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, और मैं अपने कमरे में चली गई। माँ कहने लगी कि तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। जो माँ मेरे लिए इतनी परवाह करती है, जिन पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया, मैंने आज उन्हीं को कहीं का नहीं छोड़ा था। अंकित के घर से वापस आते हुए मैं डॉक्टर से भी मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने से ऊपर हो चुका है और अब अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे जो कुछ भी करना था वो जल्दी ही करना था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी है और तुम कह रही हो कि शादी करनी है। मैंने कहा कि माँ मेरी सहेलियों की भी शादी हो गई है। मुझे लगता है कि अगर अब देर हुई तो लड़का मिलने में भी परेशानी हो सकती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। माँ खुश हो गई और शाम को जब पापा आए तो पापा भी बहुत खुश हुए। मेरे पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया था। उस लड़के का नाम नीरज था। मेरी सगाई हो गई थी नीरज से और लगभग 2 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूंगी और कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती जो हो गई थी। धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई और वक्त गुजरने लगा। जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी बढ़ रही थी मुझे भी परेशानियां होने लगी थी। पर इन सब चीजों में मेरे लिए एक बात अच्छी हुई थी कि मेरी प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से मेरा पेट उतना नहीं दिख रहा था। सबको ऐसा लग रहा था शायद वजन बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई मुझे देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी शादी थी और अभी से ही मेरे पेट में हल्का दर्द होना शुरू हो गया था। ये मेरी बदकिस्मती ही तो थी कि शादी वाले दिन ये दर्द बहुत तेज हो गया। अभी मेरा 7वां महीना ही लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। दर्द इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन क्योंकि मेरी शादी थी तो मेरे पास समय नहीं था डॉक्टर के पास जाने का।
लेकिन मैंने जैसे तैसे उस दर्द को झेला और विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे ससुराल में जब सब बहुत अच्छे थे, सब लोग मुझसे मेरे उतरे हुए चेहरे की वजह पूछ रहे थे। मैं उन्हें क्या बताती कि कल से मैं किस दर्द में थी। मैंने उन्हें कहा कि शादी की बहुत ज्यादा थकान हो गई है मुझे। उन लोगों ने भी मुझे मेरे रूम तक पहुंचाया और मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। धीरे धीरे समय गुजरा और रात हो गई। दर्द काफी तेज था। मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे खाना दिया। कहा कि कीर्ति तुम खाना खा लो, नीरज अभी आ ही रहा होगा। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने जैसे तैसे उन्हें दिखाने के लिए खाना खाया। उसके बाद मुझे सुहाग की सेज पर बिठाया गया, लेकिन मेरा दर्द इतना ज्यादा था कि मुझसे ना बैठा जा रहा था और ना लेटा। कुछ समय इंतजार करने के बाद नीरज मेरे कमरे में आए। उनके आते ही मौका पाकर मैं दूध में नींद की गोलियां मिला दी मैंने, और वो बेखबर होकर सो गए। उस रात सबसे छुपाते हुए मैं घर से बाहर किसी तरह निकली। बहुत डर था कि अगर कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उस रात सबसे छुपाते हुए मैं घर से किसी तरह बाहर निकली। बहुत डर था कि अगर कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचते पहुंचते दर्द मेरी काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उन्होंने बताया कि मेरी डिलीवरी का समय हो गया है। मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही थी। वहां की नर्स को मैंने बहुत सारे पैसे दिए और उसे सारी बात समझा दी। कुछ ही देर में मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा समय से पहले ही हुआ था तो बहुत कमजोर था। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखने की जरूरत थी। मैंने उसे नर्स को काफी पैसे दिए थे और उसे कहा कि मैं कुछ दिनों तक हॉस्पिटल उसको देखने नहीं आ पाऊंगी, तो तुम मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखना। पैसों की लालच में आकर उसने भी मेरी बात मान ली। जैसे तैसे उस दर्द में मैं हॉस्पिटल से घर आई। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयां और खाने पीने की कुछ चीजें भी दी थी ताकि मेरा दर्द जल्द से जल्द कम हो पाए। लेकिन क्योंकि अभी डिलीवरी हुई थी तो दर्द ज्यादा ही था। मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही हुई थी, इसलिए किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस ये था कि मैं दर्द से बेहाल थी। घर आकर अपने कमरे में सो गई। जब सुबह उठी तो मैंने महसूस किया मुझे पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। आज मुझे थोड़ी खुशी भी थी और तसल्ली भी कि इन सब चीजों को मैंने किसी तरह संभाल लिया था। अगले कुछ दिनों तक मैंने नीरज को नींद की दवाइयां दी ताकि वो मेरे पास ना आए, और मैंने अपने इस गुनाह को छुपा लिया। समय निकलता जा रहा था और मेरे बच्चे को अस्पताल में रहते हुए आज 15 दिन हो गए थे। उस नर्स ने मुझे फोन किया कि अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहें तो आप उसे घर ले जा सकते हैं। मैं अपने घर वालों को कहा कि मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। नीरज कहने लगे कि मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, परेशान मत होइए आप। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझ पर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपने बच्चे को लिया और घर के लिए निकल गई। अब मुझे ये सोचना था कि मैं अपने घर में आकर क्या बोलूं। जैसे तैसे अपने घर पहुंची तो मेरे ससुराल वालों ने बच्चे को मेरी गोद में देखकर पूछा कि कौन है। मैंने उन्हें बताया कि अभी जब मैं घर आ रही थी तो ये बच्चा मुझे रास्ते में मिला। बहुत ज्यादा रो रहा था और मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं इस बच्चे को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। ना जाने क्यों जब से मैंने उसे गोद में लिया था मुझे ये बहुत अपना सा लगने लगा था। मेरे ससुराल वाले लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की और उन्होंने इस बच्चे को घर में रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं दिखाई। मेरे पति भी खुश हो गए थे। यहाँ तो मेरे ससुराल में हर जगह मेरी तारीफ होने लगी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने एक बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली। मैं उन सबको क्या बताती कि ये मेरी गुनाह है, मेरी गलती है ये। मेरे पति को भी मेरे बच्चे से बहुत लगाव हो गया था और पूरे घर के लोगों को भी। आज मेरा बच्चा 6 साल का हो गया है। आज तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इस पाप की सजा सिर्फ नर्क में जाना ही है, लेकिन मैं कैसे इस बच्चे को कहीं छोड़ देती। आखिर है तो मेरा ही ना। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को नाजायज से जायज बनाकर मैंने सही किया या गलत। आपको क्या लगता है? लेकिन इन सब बातों से मैंने एक चीज जरूर सीखी कि कभी भी शादी से पहले इस तरीके का कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हम अक्सर प्यार में अंधे हो जाते हैं और अपनी आंखें और कान दोनों ही बंद कर लेते हैं। बेशक आप किसी से प्यार करते हो या वो आपका पति ही क्यों ना हो, हमेशा अपनी एक आंख और एक कान खुले रखने चाहिए।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।